केदारनाथ से विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई अवैध मदरसों पर हो रही है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और क्या कहेंगे कि अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई है क्या वो सही है? देखिए, जो अवैध अतिक्रमण है तो निश्चित तौर पर वो कोई भी है, मदरसा है चाहे जो भी है, वो निश्चित तौर पर उसको ध्वस्त होना चाहिए। यहाँ उत्तराखंड बहुत छोटा एरिया है और यहाँ पर यदि कोई विकास कार्य करना है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। और जो ज़मीन हमारे पास है उस पे ऐसे इस तरह के से मदरसे वगैरह बनेंगे तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी जो ज़मीन है वो जनता के काम आए, लोगों के काम आए, यहाँ के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए काम आए। अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि हरिद्वार उधम सिंह नगर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। विपक्ष के पेट में भी थोड़ा सा दर्द ज़रूर हो रहा है। कह रहे हैं कि जब अप्लाई किए जा रहे हैं तो आप मान्यता नहीं दे रहे हैं और ऊपर से आप फिर उनको सील भी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पेट में तो दर्द होगा ही, क्योंकि उनके पास तो मुद्दे ऐसे कुछ हैं नहीं कि विकास के मुद्दों पे चर्चा करें। वो इसी तरह के मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं जैसे मैं कल भी देख रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत रुड़की में की। हमारे रुड़की के जनप्रतिनिधियों ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम प्रारंभ किया है। जो उन्होंने नहर के किनारे गंगा नहर जो जारी है वहाँ पर आरती करने का प्रतिदिन उन्होंने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन यहाँ पर आरती होगी। और ये देवभूमि है तो निश्चित तौर पर इस देवभूमि की शुरुआत रुड़की और हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से ही होती है। तो वहाँ पर अगर हमारा ऐसा कार्य हो रहा है तो ये हम सब के लिए सौभाग्यशाली बात है कि वहाँ से ही शुरुआत हमारे गंगा आरती की हो रही है। उसमें भी मैं देख रही थी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है कि ये आरती भी क्यों हो रही है। तो उनको कोई मुद्दे ऐसे विकास के मुद्दों पर कभी उनकी लड़ाई नहीं होती है। उनकी ऐसे मुद्दों पे लड़ाई होती है जो हमारे यहाँ पर अच्छे काम होते हैं, धार्मिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम होता है, उन मुद्दों पे वो लड़ाई करते हैं। अच्छा, अवैध मज़ारों को क्योंकि ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि वन विभाग की भूमि है, जल विभाग की भूमि है, तो क्या पहले इन पर ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार लेट जाके? देखिए, यहाँ पर जो प्रथम सरकार बनी थी उत्तराखंड गठन के बाद, प्रथम निर्वाचित सरकार कांग्रेस की ही बनी थी। अगर उनका ध्यान उस समय ऐसी सब चीज़ों पे जाता तो आज ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी पड़ती। उनका ध्यान इन चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं गया। उन्होंने उस समय यही सोचा कि बस हम उत्तराखंड राज्य हमारे हाथ में है और हम इसके लिए मतलब खुद के लिए कितना कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर आज वो उन मुद्दों को उठा रहे जबकि उनके पास खुद सत्ता 2 बार रही है। जी। अच्छा मैडम, क्योंकि आपका भी एक बयान इन दिनों खूब चर्चा में रहा। आपने एक बयान दिया था कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वर्जित कर देना चाहिए केदारनाथ में, और काफ़ी साधु संत आपके सपोर्ट में भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि विधायक ने जो कहा है वो फैसला बिल्कुल सही है। देखिए, मैं देवभूमि से आती हूँ और केदारनाथ मेरी विधानसभा है और मैंने यही कहा था कि वहाँ पर जो जिस प्रकार से कुछ लोग आकर, कुछ गैर हिंदू जो निश्चित तौर पर चिन्हित हुए हैं, ऐसे लोग आकर के जो वहाँ पर गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और ऐसे कई बार चीज़ें देखने को मिली है और ये बात वहीं के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यवसायी हैं वहाँ पर, जो हमारे घोड़े खच्चर वाले हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों ने ही उठाई थी। तो निश्चित तौर पर कई बार हमें मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिला कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं जो वहाँ के उस क्षेत्र के अनुकूल नहीं है। तो निश्चित तौर पर प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक भावना को लेकर लोग आते हैं, मैंने पहले भी कहा था। तो उसी धार्मिक भावना को लेकर लोग इस देवभूमि से वापस जाएं और फिर से बार बार यहाँ आना आए। तो इसको लेकर आपने क्या मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी कोई चिट्ठी लिखी, कुछ कहा उनको कि भाई इस तरह से होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा जो जो मीटिंग हुई थी तो निश्चित तौर पर मीटिंग की भावना मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई थी। अच्छा, क्योंकि केदारनाथ का आप प्रतिनिधित्व करती हैं, केदारनाथ में प्रधानमंत्री का कड़ा दिल से लगाव भी रहता है। कई बार प्रधानमंत्री जी आए भी हैं केदारनाथ में प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो किस रूप में आप उसको देखते भी हैं, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ और वहाँ पर विधायक के तौर पर आप भी हैं, किस तरह से कार्य भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो निश्चित तौर पर 14 के बाद जो उन्होंने वहाँ पर पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ किया तो आज लोग बहुत ही मैं समझती हूँ कि प्रसन्न हैं कि केदारपुरी जिस तरह से ध्वस्त हो गई थी और वहाँ पर तत्कालीन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के कहा कि मैं केदारनाथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार ने मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन भगवान की कृपा ऐसे हुई कि वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सीधे केदारनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जिसमें आज बहुत कुछ वहाँ पर काम हो रहे हैं और एक मास्टर प्लान के तहत केदारपुरी को बसाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के जिनके मकान ध्वस्त हो गए थे, जिनकी ज़मीनें ध्वस्त हो गई थी, उन लोगों को वहाँ पर मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। और जो उनका मुद्दा था कि यहाँ पर हमारी अपने नाम की ज़मीन थी, वो भी कई लोगों को वहाँ पर उनके नाम के जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जो पट्टे होते हैं, जो भी जिस प्रकार से भी उनके पास ज़मीन थी उनको वो दिया जा रहा है, हक हकूक़। जी अच्छा मैडम, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है प्रदेश में, किस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं, क्योंकि केदारनाथ बड़ा लंबा रूट भी है और अक्सर देखा भी जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सबसे ज़्यादा केदारनाथ में ही आते हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं और अधिकारियों को आपकी ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश गए हैं कि जब श्रद्धालु पहुँचे तो किस तरह की व्यवस्थाएँ उनको मिलें? देखिए नवंबर में यात्रा ग्रीष्मकालीन यात्रा बंद होती है और निश्चित तौर पर बाबा अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में आते हैं। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने 8 दिसंबर को शीतकालीन यात्रा का भी प्रारंभ किया था और मैं समझती हूँ कि उससे क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिला है। हमारे होम स्टे मालिकों को, होटल मालिकों को, गाड़ी वालों को लगातार वहाँ पर यात्रियों का आवागमन रहा है। और अभी जब शिवरात्रि हुई थी ओंकारेश्वर मंदिर में और हमारे गुप्त काशी में, तो तमाम जगह बहुत सारे लोग आकर के वहाँ लोगों ने दर्शन किए और शीतकालीन गद्दी स्थल में आकर के लोगों ने यात्रा वहाँ पर की है। अभी 9 दिसंबर 28 तारीख से हमने अगली यात्रा की मीटिंगें प्रारंभ कर दी थी और हम 2-3 मीटिंगें हम स्थानीय स्तर पर कर चुके हैं, जिले स्तर पर और क्षेत्र में। उसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ भी कई मीटिंगें प्रशासन के साथ, सचिवों के साथ करके, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बुला करके उनके साथ भी मीटिंग करी और अगली यात्रा हमारी बहुत अच्छे से चले इसके लिए लगातार तैयारियाँ शासन स्तर पे भी हुई हैं और लोकल ज़िले स्तर पे भी हुई और उधर भी हुई हैं। तो हमने जो मीटिंग शुरुआत में की थी उसके बाद हमने स्थानीय स्तर पे प्रशासन को कहा कि आप जा कर के छोटी छोटी जगह में, जैसे फाटा है, सोनप्रयाग है, हमारा गुप्त काशी है, अन्य जगह है, वहाँ मीटिंगें करी और जो भी व्यवस्था करनी थी उनके साथ बातचीत करके, जितने भी हमारे व्यवसायी थे उनके साथ मीटिंग करके कैसे आगे अच्छा चले उसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव उन लोगों के आए और उन्हीं सुझावों के आधार पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो उनका सुझाव आया कि जो लोग पहले वहाँ पर टेंट लगा रहे थे 450 लोग, उन लोगों को यथावत रखा जाए, क्योंकि बार बार जगह चेंज करने से उनको दिक्कतें होती है, उनके सामान वहाँ पर रहते हैं। तो मैंने प्रशासन को कहा कि आप लोग इन 450 लोगों को यथावत उन जगह पर टेंट लगाने के लिए अनुमति दे दें। तो वो उनकी हो गई है, जिससे वो बहुत खुश भी हुए। उन्होंने धन्यवाद भी करा है कि ऐसे पहली बार हुआ है कि इस तरह से हम ही लोगों, क्योंकि जाते हर साल वही है, तो निश्चित तौर पर उनको एक सुविधा हो गई कि उन्हें दूसरी जगह नहीं मिलेगी, जहाँ पर उनका सामान है वहीं पे उनको टेंट लगाना है। उसके अलावा 750 लोगों ने और आवेदन किए थे, तो उनको भी उनका जगह वहाँ पर दी जा रही है, प्रक्रिया जारी है। जितने भी हमारे घोड़े खच्चर वाले हैं उनके जो स्वास्थ्य की जांच होती है, कैंप लगते हैं, वो आजकल क्षेत्रों में लग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन एक बीमारी आने के कारण 15 दिन का हमने प्रतिबंध लगाने के लिए कहा कि बाहर से घोड़े आएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें होंगी, इसलिए कुछ दिन रोक करके जब मतलब कुछ ठीक माहौल रहे तो वैसे माहौल में रजिस्ट्रेशन करें। बाकी बहुत सारे घोड़े खच्चर दूसरे ज़िलों से भी आते हैं,
तो निश्चित तौर पर वो जो बीमारी है वो यहाँ ना आए, इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है और सुचारू रूप से चल रहा है अभी तक का काम। हमारे जितने भी यात्रा से जुड़े हुए मतलब विभाग हैं, उन विभागों को निर्देशित किया गया है। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री सौरभ बोगना जी ने भी आकर के वहाँ पर विभागीय अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय व्यवसायों के साथ मीटिंग ली और विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी मुद्दा इस मीटिंग में उठे हैं उनका निराकरण करें। रोड अच्छी हो, पेयजल हो, वहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा न हो, जो हमारा घोड़ा पड़ाव है वहाँ ठीक से बने, जो हमारा गौरी माता का तप्त कुंड है वो ठीक हो वहाँ पर। तो वो सब काम वहाँ पर चल रहे हैं और मुझे लगता है कि यात्रा तक सुचारू सब चीज़ें हो जाएंगी। मैडम, बिजली, पानी और शौचालय मूलभूत सुविधाएं जो होती है, क्या उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि जो लोग जाते हैं वो थोड़ा सा परेशानियां इन चीज़ों को लेकर भी फील करते हैं। जी देखिए, कई जगह मैंने भी विजिट करा था अधिकारियों के साथ, तो कई जगह पे शौचालय के मुद्दे आए थे। उसमें हमारा जो सुलभ इंटरनेशनल वहाँ पर काम करता है, जिलाधिकारी जी से बोल के, और जहाँ जहाँ भी लोगों ने मांगा, ज़मीन अगर उपलब्ध है तो वहाँ शौचालय बनाए जाएंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। उसके अलावा भी हमारा मधमेश्वर और तुंगनाथ भी यात्रा रूट है, तो वहाँ पर भी लोगों की पेयजल शौचालय की मांग थी। वो भी मैंने कहा है कि वहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए जिनसे लोगों को सुविधा मिल सके। मैडम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है अपना, किस रूप में आप देख भी रहे हैं? और क्योंकि कई फैसले भी लिए हैं उन्होंने, उन फैसलों को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी हम लोगों ने 23 तारीख को बहुत उत्साह के साथ सभी 13 जिलों में और सभी 13 जिलों में बहुत उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 3 साल मनाए। और उन 3 सालों में जो महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिया, यूसीसी है, नकल विरोधी कानून है, और यहाँ पर जो महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण है, युवाओं के लिए प्रतिदिन हर 15 दिन में कुछ न कुछ नियुक्ति पत्र यहाँ पर बांटते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण फैसले इस उत्तराखंड के लिए लिए गए हैं और जो मैं समझती हूँ कि जो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ देने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर उन सभी फैसलों का बहुत स्वागत सबने भी किया है और उत्साह के साथ सभी विकास खंडों में भी हम लोगों ने उनके 3 साल बेमिसाल के तौर पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल के रूप में मनाए। तो हमारी जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, बहुत उत्साह के साथ वो भी आए, अपने प्रोडक्ट लेके आए और उनको जो प्रोत्साहन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पहली बार हमने इस उत्तराखंड में ये देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी 13 जिलों में महिलाओं का सम्मान करते हुए, कहीं बेटी बुआरी, कहीं इज्जत हुई, कहीं किसी प्रकार से जो हमारी स्थानीय भाषा में है उस प्रकार से महिलाओं के साथ बड़े सम्मेलन किए और जो भी मतलब महिलाएं चाहती थी वो काम इस उत्तराखंड में किए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगना जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सौरभ जी, जिस तरह से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, क्योंकि घोड़े खच्चरों की बड़ी संख्या में तादाद भी वहाँ पर होती है, पहुँचते भी हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो भी कुछ घोड़े खच्चरों में पाया गया है। किस तरह की अब व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं ताकि चारधाम में जो यात्री पहुँचे उनको व्यवस्थाएं भी मिल सके और बेहतर उनके दर्शन भी हो सके? नहीं, देखिए, आपने सही कहा कि 1 महीने का समय है। हमारे 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम खुलने जा रहे हैं। उसके बाद 2 तारीख को केदारनाथ और 4 तारीख को हमारे बद्रीनाथ धाम खुलने जा रहे हैं। और घोड़े खच्चरों का बहुत अहम रोल है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो हमारा हेमकुंड साहिब हो, यमुनोत्री धाम हो। यहाँ पर हमारे घोड़े खच्चर जो हैं श्रद्धालुओं को बाबा केदार, बाबा हेमकुंड साहिब और यमुनोत्री धाम में दर्शन कराने में बहुत मदद करते हैं। हमने कोशिश करी है, 2022 में जब मुझे मंत्रालय मिला था तो बहुत बड़ी एक समस्या आई थी सामने, जहाँ पे पशु की बहुत सारी डेथ हुई थी। केदारनाथ में क्रूरता की वीडियो सामने आती थी। तो 23 और 24 में हमने काफ़ी पॉलिसी में डिफरेंस किया। हमने धरातल पे मैं खुद गया 2 बार, ट्रैक रूट पे पैदल गया, घोड़े खच्चरों वालों से बात करी, लोग वहाँ के लोगों से बात करी
और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए और उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया अपनी पॉलिसी में। और उसका फ़र्क ये पड़ा कि जहाँ 2022 में 150 से ऊपर घोड़ों की डेथ हुई थी, वहाँ पे 2024 की जो यात्रा संपन्न हुई वहाँ पे सिर्फ 25 घोड़ों की डेथ हुई है। तो हमने गर्म पानी की व्यवस्था वहाँ पे करी, घोड़ों के लिए शेड बनाने का काम किया, डॉक्टरों के वहाँ पे नंबर बढ़ाए, टास्क म्यूल फोर्स बनाई जो पूरे ट्रैक पे क्रूरता के केसेस को मैनेज कर रही थी, FIR करी क्रूरता के खिलाफ। उसका फ़र्क देखने को मिला 24 में। और इस बार भी देखिए हमने हमारी एक लगातार कोशिश ये रही है कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं घोड़ों को वो आखिरी मिनट ना हो के जिन जिन गाँव से घोड़े आते हैं उन गाँव में छोटे छोटे हेल्थ कैंप्स लगा के और हम उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं कि अगर आपका घोड़ा कमज़ोर है, चोटिल है, बीमार है तो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं यात्रा में आने में। और जो डेथ रेट कम हुई वो इसी कारण हुई। इस बार जब हमने कैंप लगाए हैं 15-20 दिन पहले से शुरू हो चुके थे हमारे कैंप, उसमें 422 घोड़ों का हमने सैम्पलिंग करी थी और उसमें से 12 घोड़े जो हैं वो इन्फ्लुएंज़ा पॉजिटिव पाए गए। तो परसों मैंने एक समीक्षा बैठक भी ली जिसमें मेरे सचिव एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर और हमारे DM रुद्रप्रयाग, सारे अधिकारी, सारे CBOs जिले के, हम लोग सब आपस में हमने चर्चा करी, एक्शन प्लान बनाया है। जो हमारे 5 प्रमुख ज़िले हैं उत्तरकाशी, टेहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली, जहाँ से सबसे ज़्यादा घोड़े आते हैं, इनको हमने टारगेट पे रखा है। यहाँ पे 23,120 घोड़े हैं लगभग, और इनकी हम 15 दिन के अंदर अंदर पूर्ण स्क्रीनिंग करेंगे इनकी घर घर जाके। जो घोड़ा नेगेटिव पाया जाएगा इन्फ्लुएंजा के उसको हम एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उस सर्टिफिकेट के बाद वो रुद्रप्रयाग में एंट्री करेगा और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन जो भी घोड़ा पॉजिटिव पाया जाएगा उसको वहीं उसी जगह पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा और उसकी दवाई और उसका इलाज जो है वो हमारा विभाग करेगा। और 12 दिन के बाद हम उसका एक रीटेस्टिंग करेंगे। अगर रीटेस्टिंग में वो नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको परमिशन देंगे रुद्रप्रयाग जाने की विद अ सर्टिफिकेट। हमने यूपी को भी एक लेटर लिखा है कि जो भी घोड़ा वहाँ से आएगा, क्योंकि कुछ घोड़े बिजनौर से भी आते हैं, तो हरिद्वार और कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट को भी हमने जो है थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रखा है कि जो भी वहाँ से घोड़ा आएगा जब तक वो किसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजेंसी का सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा, सीरोलॉजी रिपोर्ट नहीं लेके आएगा कि वो इन्फ्लुएंजा फ्री है, तब तक हम उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होने देंगे। लगातार हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे घोड़े हैं, जो हमारे खच्चर हैं, उनको हेल्दी स्टेट में हम यात्रा के लिए भेजें। 2009 में एक ऐसा समय भी आया था कि जब यात्रा के दौरान इन्फ्लुएंजा फैल गया था तो वहाँ पे 150 से ज़्यादा घोड़ों की डेथ हुई थी। हमने 2 क्वारंटीन सेंटर रुद्रप्रयाग में भी बनाने के लिए DM को बोला है, एक कोटमा में और एक जो हमारा एग्जिस्टिंग इन्फर्मरी है फाटा में, वो दोनों को हम क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट करेंगे कि जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा केस आ जाता है इन्फ्लुएंजा का जहाँ पे घोड़ों में कुछ हमको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे तो हम उनको फिर उन क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट करेंगे। जी। अच्छा भैया, क्योंकि बर्बरता भी घोड़े खच्चरों के साथ देखी गई पिछले काफ़ी समय पहले, लेकिन जब से आपने भी मोर्चा संभाला और आपने कार्रवाई के भी निर्देश दिए तब से देखा जा रहा है कि मामले कम आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी ओर से दिए गए हैं? देखिए सेम है। हमने जैसे इस बार भी मैंने आपको बताया कि हमने डॉक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ाई है। पहले हम शासन के माध्यम से 2 डॉक्टर 2 LEO देते थे यात्रा रूट में, उसको हमने 3 डॉक्टर और 3 LEO कर दिए हैं। जिले से हम पहले 5 डॉक्टर और 7 पैरावेट्स देते थे, उस नंबर को बढ़ा के हमने 7 डॉक्टर और 10 पैरावेट कर दिए हैं। जो हमारी 20 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स है वो आज भी उतनी ही एक्टिवली काम करेगी इस यात्रा रूट में। और जो FIR के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑपरेटर घोड़े के ऊपर अगर क्रूरता करते हुए मिलेगा तो उसके ऊपर जो एनिमल क्रूरल्टी एक्ट है उसके ऊपर FIR दर्ज करी जाएगी। अच्छा, केंद्र सरकार की ओर से रोपवे भी दिए गए, केदारनाथ में भी, हेमकुंड साहिब में भी, किस रूप में आप उनको देख भी रहे हैं? उनसे 4 धाम यात्रा कितना सुगम हो जाएगी? देखिए प्रधानमंत्री जी के 2013 के बाद जिस तरीके से उन्होंने बाबा केदार के धाम को संभाला है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपना योगदान दिया है, जिस तरीके से पूरे विश्व को एक संदेश भेजा कि केदारनाथ यात्रा सेफ़ है, आप आइए यहाँ पे बाबा केदार के दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद से हमको देखने को मिला कि नंबर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा पिछले साल भी रिकॉर्ड नंबर 4 धाम यात्री आए, जबकि हमारे पास आपदा भी वहाँ पर रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई को आई थी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि मेरे ख्याल से देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड को इतना प्यार, इतना स्नेह दिया है। हमारी देवभूमि है, हमारी वीर भूमि है। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे धामों को संरक्षण करने का आदि कैलाश यात्रा जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी देश के, उसको प्रमोट करने का काम, हमारे जागेश्वर धाम को, मानस खंड मंदिरों को
बद्रीनाथ धाम की कायाकल्प सारा अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया। और जो रोपवे सैंक्शन हुआ है वो हमारे केदारनाथ को बहुत बड़ी एक सौगात इसलिए भी है क्योंकि जो 9 घंटे का सफ़र पैदल यात्री करते थे अब वो 35-40 मिनट में रोपवे के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे, बाबा के दर्शन कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे जब आप सुविधा बढ़ाएंगे तो श्रद्धालु अपने आप बढ़ेंगे। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं मैं भी इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जब आप सुविधाओं को खड़ा करेंगे तो पूरे विश्व से और लोग वहाँ पर बाबा केदार के दर्शन करने आ पाएंगे, देवभूमि में आके अपना दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा, यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। जो होटल एसोसिएशन है, टैक्सी एसोसिएशन है, डंडी गंडी वाले हैं, घोड़ा खच्चर वाले हैं, हमारी एसएसजी की महिलाएं हैं, इन सबको से युवा हैं जो यात्रा रूट से जुड़े हुए हैं, उनको रोज़गार भी मिलेगा और हमारा स्टेट का टूरिज़्म भी बढ़ेगा। जी अच्छा, वक्फ संशोधन बिल भी लोकसभा से पास करा लिया गया, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए ऐतिहासिक है क्योंकि माननीय मोदी जी के हमने पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो हमने उनकी कार्यशैली देखी है कि इन्होंने वो कामों को उठाया जिसको लोग उठाने से डरते थे, चाहे 370 हो, 35A हो, यूसीसी हो, यूसीसी तो स्टेट ने हमारे किया है, चाहे वो सीएए हो। लगातार माननीय मोदी जी ने जो प्रण लिए थे अपने विजन डॉक्यूमेंट में, जो उन्होंने बातें कही थी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए 2014 में, वो उन्होंने पूर्ण करके दिखाई है। उसी तरीके से वक्फ जो अमेंडमेंट आया है उसके लिए मैं केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि ये नेसेसरी भी थी। इसके वक्फ के नाम पे 3rd लार्जेस्ट वोट जो लैंड बैंक है आर्मी के बाद और वो वक्फ के पास है। और जिस तरीके से उसमें कुछ चंद लोगों का कब्जा हो गया था, बिल्डरों को और होटल 5 स्टार होटलों के लिए ज़मीनें दी जा रही थी, बिज़नेस ज़्यादा बन गया था, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कम बन गया था। और वफ़ की ज़मीनों पे स्कूल बनने चाहिए थे, वफ़ की ज़मीनों में बच्चों के लिए हॉस्पिटल होने चाहिए थे, वफ़ की ज़मीन में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए थे। लेकिन वहाँ पर क्या बन रहे हैं? वहाँ पे 5 सितारा होटल बन रहा है, वहाँ पे नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। तो ये कुछ चंद लोगों के कब्जे से हटाने के लिए और जो गरीब मुस्लिम तबका है और जो हमारी महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत सराहनीय कदम है केंद्र सरकार का। मैं सभी सहयोगियों दल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार की इस पहल में उनका साथ दिया, एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी का। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस देश में एक बहुत अच्छी मैसेज जाएगी हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों में कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो एक मैसेज फैलाते हैं, नेगेटिव मैसेज ऑपोजिशन दल के लोग, उसमें बहुत अच्छी एक मैसेज जाएगी कि हमारे लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। दूसरा, मुझे बहुत दुख भी हुआ कि कांग्रेस जैसी एक पार्टी जिन्होंने हमेशा संविधान की बात करी है और उस संविधान में कहीं पे भी वफ़ का, स्वर्गीय बाबा भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो संविधान बना, उसमें कभी भी वफ़ का कोई जिक्र नहीं है, संविधान में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान के विरोध में काम करते हैं और इस सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति और नेगेटिव राजनीति करने में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विश्वास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता ने उनको 14 में जवाब दिया था, फिर 19 में जवाब दिया, फिर 24 में जवाब दिया और अब 2029 में भी अगर यही रवैया रहा ऑपोजिशन का तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि 2029 में भी फुल मेजॉरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। अच्छा सर, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया और किसानों के हित में कई फैसले भी लिए, जैसे कि गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर, क्योंकि काफ़ी ये माना भी जा रहा था कि गन्ना मूल्य काफ़ी लंबे समय से नहीं बढ़ रहे थे, आपने सत्ता में आते ही उसको बढ़ाया भी। किस रूप में आप देख भी रहे हैं और किसानों के लिए और क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, जो मेरे 3 विभाग हैं, एनिमल हस्बेंड्री विभाग, हमारा मिल्क फेडरेशन और हमारा मत्स्य विभाग, और उसी के साथ साथ गन्ना विभाग, ये सारे विभाग ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो 3 प्रमुख विभाग मैं कहूँगा, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य और दुग्ध विभाग, ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की इकॉनमी को सुधारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, रोज़गार उत्पन्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और हमको देखने को मिला कि इन 3 सालों में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे विभागों को लगातार पॉलिसी मेकिंग में उनका आशीर्वाद मिला, फंडिंग में उनका आशीर्वाद मिला, उसका इफेक्ट हमको ग्राउंड में देखने को मिला कि हम अगर एनिमल हस्बेंड्री विभाग के माध्यम से अगर हमने गोट वैली प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसमें लगभग 2700 से 2800 परिवार हम पर्वतीय क्षेत्रों में रोज़गार से जोड़ चुके हैं। मत्स्य विभाग जो 2022 के पहले जीएसडीपी में जिसका कंट्रीब्यूशन नामात्र था, वो आज 3rd हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन सेक्टर बन के आया है, 9.23% पे हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो पॉलिसी मेकिंग हमने करी है और जो हमने धरातल पे काम किया है उसका इफ़ेक्ट हमारे
किसानों को भी मिल रहा है, हमारे पशुपालकों को भी मिल रहा है, दुग्ध पालकों को भी मिल रहा है और हमारे गन्ना किसानों को। क्योंकि देखिए आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड सरकार में कभी भी जब से स्टेट बनी है मॉडर्नाइजेशन का फाइनेंस के अंदर कोई हेड नहीं था चीनी मिलों के, लेकिन हमने इस सरकार में मॉडर्नाइजेशन का फ़ंड खुलवाया, चाहे वो किच्छा चीनी मिल हो, बाजपुर चीनी मिल हो, नादेही चीनी मिल हो, डोईवाला चीनी मिल हो, हमने उन सब का मॉडर्नाइजेशन किया। हर साल के हिसाब से हमने 25 करोड़ रुपये मॉडर्नाइजेशन में लगाए। उसका फ़र्क हमको आउटपुट में दिखा, उसका फ़र्क हमको ब्रेकडाउन्स कम हुए, हमारी रिकवरी बढ़ी हुई मिली। और जो आपने गन्ना किसानों को टाइमली पेमेंट, देखिए आज भी अगर हमारा जो गन्ना पेराई सत्र है वो मार्च में ख़त्म हुआ है और अप्रैल तक में हम लगभग 75% पेमेंट किसानों का क्लियर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल 20-25 तक हम बैलेंस भी सारा क्लियर कर देंगे। तो ये पहली बार हो रहा है। ऐसे तो गन्ना किसान का पेराई सत्र 1 साल पहले शुरू होता था और 1 साल बाद जब दूसरा पेराई सत्र आता था तब तक पेमेंट क्लियर नहीं होते थे, लेकिन हम 2 से 3 महीने के अंदर सारे पेराई सत्र का पेमेंट क्लियर कर दे रहे हैं। हमने 25 रुपये गन्ना मूल्य पिछले साल बढ़ाया था, जो आज भी यूपी से 5 रुपये ज़्यादा है। और गन्ना किसानों को फैसिलिटी दी है। चीनी मिलों में हमने उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करी है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करी है, स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करी है, उनके लिए वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करी है, उनके लिए वहाँ पे पंचर रिपेयर वालों की व्यवस्था करी, जो ये सब चीज़ें पहले नहीं मिल पाती थी उनको और परेशान होते थे। तो लगातार इस 3 साल में मैंने अपने विभागों से कोशिश यही करी है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारे किसानों को मिलनी चाहिए। जो माननीय मोदी जी का विज़न है कि किसानों की आय दुगनी हो, उस पर लगातार हमारे 3 एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ और मत्स्य विभाग और हमारे दुग्ध फेडरेशन ने काम किया है और असर हमको ज़रातल पे देखने को मिला है। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।